गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं अंतिम लेखे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनल अकाउंट। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट, और उसी हिंदी और मराठी में कहा जाता है अंतिम लेखे। तो आज हम देखेंगे अंतिम लेखे। अब ये अंतिम लेखे क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो अंतिम लेखे वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। अंतिम लेखे वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से लेखे बनाने पड़ते हैं? तो आपको 3 लेखे बनाने पड़ते हैं। कितने? 3 लेखे बनाने पड़ते हैं अंतिम लेखे में। सबसे पहला लेखा जो होता है उसका नाम है व्यापार लेखा। उसका नाम क्या है? व्यापार लेखा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा होता है लाभालाभ लेखा। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा होता है स्थिति विवरण। तीसरा क्या होता है? स्थिति विवरण, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। जिसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। तो अभी हम देख रहे हैं अंतिम लेखे। कितने लेखे बनाने पड़ते हैं इसमें? टोटल 3 लेखे आपको बनाने हैं। पहला होता है व्यापार लेखा, दूसरा होता है लाभालाभ लेखा, और तीसरा होता है स्थिति विवरण। अब हम एक एक करके समझते हैं। आपको ये तो समझ गए कि अंतिम लेखे कब बनाए जाते हैं? वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में। और क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके व्यापार में लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। मतलब आपका बिजनेस, आपका जो व्यापार है वो आगे की तरफ जा रहा है या फिर पीछे की तरफ आ रहा है। करेक्ट? तो पहला जो है डिस्कशन हम करते हैं व्यापार लेखे के। व्यापार लेखा, अब याद रखिएगा, व्यापार लेखा जो होता है ये किससे संबंधित होता है? वस्तु के उत्पादन से। किससे संबंधित होता है? वस्तु के उत्पादन से संबंधित होता है व्यापार लेखा। वस्तु के उत्पादन से, वस्तु के उत्पादन से संबंधित होता है व्यापार लेखा। व्यापार लेखे में देखिएगा, ये जो बाजू होता है इसको कहा जाता है विकलन। इसे हम क्या कहते हैं? विकलन यानी डेबिट साइन। और ये कहलाता है समाकलन, क्रेडिट साइन। तो विकलन बाजू में हमेशा याद रखिएगा कभी भी व्यय लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? व्यय। व्यय कौन से लिखे जाएंगे? तो मैंने कहा कि व्यापार लेखा किससे संबंधित है? वस्तु के उत्पादन से। तो वस्तु के उत्पादन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगता है? तो हमें लगता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जिसे हम परचेज करते हैं, जिसे हम खरीदते हैं, जिसे कहा जाता है क्रय। तो यहाँ पे कौन से व्यय आने वाले हैं विकलन में? वो सारे व्यय आएंगे जो वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। पहला आएगा क्रय से संबंधित, क्रय से संबंधित व्यय। कारखाने से संबंधित व्यय। हम सब जानते हैं कि उत्पादन कहाँ होता है? कार्यालय में तो नहीं होता है। उत्पादन कहाँ होता है? कारखाने में। तो कारखाने से संबंधित व्यय। कारखाने से संबंधित व्यय। और तीसरा क्रय से संबंधित हो गया, कारखाने से संबंधित हो गया, और तीसरा उत्पादन से संबंधित। तीसरा क्या होगा? उत्पादन से संबंधित व्यय। और इन सबको ही कहा जाता है प्रत्यक्ष व्यय। इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष व्यय। तो पहला कौन सा लेखा हम देख रहे हैं? व्यापार लेखा। व्यापार लेखा किस लिए बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है चाहे ये पता चल सके कि जो वस्तु का उत्पादन हमने किया है उसकी लागत कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। तो जो वस्तु का निर्माण हमने किया है उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल व्यय कितना है, उसके लिए हम बनाते हैं व्यापार लेखा। व्यापार लेखे के विकलन में क्या लिखना है? व्यय। कौन सा व्यय होता है? तो प्रत्यक्ष व्यय, जिसके उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है।
कौन कौन से? तो क्रय से संबंधित, कारखाने से संबंधित और उत्पादन से संबंधित। क्रय मतलब जो हम कच्चा माल खरीदेंगे, फिर कारखाने से संबंधित मतलब कारखाने का वो किराया, फिर विद्युत खर्च, फिर हमारे उत्पादन से संबंधित जो हम मजदूरी देंगे, हमारे यहाँ के जो भी मजदूर है उनको वस्तु को लाने के लिए जो हम यातायात शुल्क देंगे वो आएगा, चुंगी नाका देंगे वो आएगा, अधिकार शुल्क देंगे। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष कर। ये सब क्या है? प्रत्यक्ष व्यय है। तो विकलन में क्या लिखना है? व्यय। कौन से व्यय? तो क्रय से संबंधित, कारखाने से संबंधित और उत्पादन से संबंधित। इसका प्रारूप इस वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं समाकलन बाजू, क्रेडिट साइड। यहाँ पे आय लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आय। लेकिन ये कौन सी आय होगी? प्रत्यक्ष। कौन सी आय होगी? प्रत्यक्ष आय। और इसमें एक ही आय लिखी जाएगी, वो भी क्या रहेगी? विक्रय। अब जो वस्तु का हमने उत्पादन किया है, जिस वस्तु का हमने क्या किया है? उत्पादन किया है, उसको हम बाजार में ले आके बेचेंगे। उसको हम क्या करेंगे? बाजार में ले आके बेचेंगे। उसको बेचने से जो आय हमें मिलेगी वो कहलाता है विक्रय। तो ये कहलाती है प्रत्यक्ष आय। और ये सारे आय और व्यय लिखने के बाद हम इस लेखे को बंद करेंगे। हम इस लेखे को बंद करेंगे। जब हम लेखे को बंद करेंगे तो हम दोनों बाजू का टोटल करेंगे, योग करेंगे हम। अगर से योग विकलन बाजू आता है तो वो कहलाता है सकल लाभ। वो क्या कहलाता है? सकल लाभ। अगर से आधिक्य विकलन बाजू आया तो वो कहलाता है सकल लाभ, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर से आधिक्य समाकलन बाजू आया तो वो कहलाता है सकल हानि। सकल हानि यानी ग्रॉस लॉस। समझ गए? तो व्यापार लेखा वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। विकलन बाजू क्या लिखने हैं? सारे व्यय लिखने हैं। कौन कौन से? क्रय से संबंधित, कारखाने से संबंधित और उत्पादन से संबंधित। समाकलन बाजू में आपको आय लिखनी है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष आय। वो भी एक ही कहलाएगी। क्या रहेगी? विक्रय। जो हमने वस्तु का उत्पादन किया उसको हम बाजार में बेचेंगे और उसको बेचने से जो आय उपार्जित होगी वो कहलाती है विक्रय। अब हम आते हैं दूसरे लेखे पे। दूसरा लेखा है लाभालाभ लेखा। दूसरा क्या है? लाभालाभ लेखा। इसमें भी वही रूल हम अप्लाई करेंगे, वही नियम लागू करेंगे। जैसा यहाँ पे हमने देखा व्यापार लेखे के विकलन में क्या लिखा था? व्यय। तो लाभालाभ लेखे के विकलन में भी व्यय लिखेंगे। यहाँ पे लाभालाभ लेखे के विकलन में भी क्या लिखेंगे? व्यय। लेकिन कौन से? तो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष व्यय। अब अप्रत्यक्ष व्यय के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कार्यालय खर्च, कार्यालय खर्च या कार्यालय व्यय, विक्रय व वितरण, विक्रय या व वितरण संबंधी खर्च, प्रबंधन से संबंधित खर्च, प्रबंधन से संबंधित खर्च या प्रबंधन व्यय, और वित्तीय व्यय। अगर से हमने किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से कर्ज लिया है, उस कर्ज के ऊपर हम ब्याज देंगे, तो वो सब वित्तीय व्यय है हमारा। तो लाभालाभ लेखे के विकलन में भी क्या आएंगे? व्यय आने वाले। लेकिन ये कौन से? अप्रत्यक्ष। कौन से? अप्रत्यक्ष। उसका उदाहरण कौन कौन सकता है? तो कार्यालय से संबंधित, कार्यालय का कर व किराया, विद्युत खर्च, फिर विक्रय व वितरण से संबंधित व्यय, प्रबंधन से जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस, और वित्तीय व्यय फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो ये हमारा लाभालाभ लेखे के विकलन में क्या लिखने हैं? अप्रत्यक्ष व्यय। समाकलन बाजू, समाकलन में क्या लिखना है आपको? आय लिखनी है। अब आप समझ गए कि यहाँ पे कौन सी आय आएगी? अप्रत्यक्ष। कौन सी आय आएगी? अप्रत्यक्ष आय आएगी। और अप्रत्यक्ष आय को समझने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान में रखिएगा कि विक्रय के अलावा उदाहरण में जितनी भी आय दी होगी, क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनिए। विक्रय के अलावा उदाहरण में जितनी भी आय दी होगी
वो सब कहलाएगी अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय विक्रय के अलावा, विक्रय के अलावा जितनी भी आय होगी वो सब कहलाएगी अप्रत्यक्ष आय। फिर ये सारे आय और व्यय लिखने के बाद इसे भी हम लाभालाभ लेखे के जैसे ही बंद करेंगे, दोनों बाजू का टोटल करेंगे, योग करेंगे हम। और अगर से आधिक्य विकलन बाजू आता है तो वो कहलाता है शुद्ध लाभ। वो क्या कहलाता है? शुद्ध लाभ, जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। व्यापार लेखे में आया तो क्या कहा हमने? सकल लाभ। लाभालाभ लेखे में आएगा तो क्या कहलाएगा? शुद्ध लाभ। और अगर से समाकलन बाजू आधिक्य आता है तो वो कहलाएगा शुद्ध हानि। शुद्ध विकलन में आया तो शुद्ध लाभ, समाकलन में आया तो शुद्ध हानि। अब ये आधिक्य कैसे निकालते हैं तो उसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। हम दोनों बाजू का योग करेंगे, टोटल करेंगे। मान के चलिए समाकलन बाजू का योग आया, टोटल आया आपका 3 लाख रुपए, और विकलन बाजू का योग आया 2,50,000। अब हमें क्या करना है? दोनों में अंतर निकालना है। दोनों में अंतर निकालना है, दोनों में डिफरेंस निकालना है। तो अंतर देखिएगा 50,000 रुपये का आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है? 50,000 रुपये का। ध्यान से सुनिएगा, अंतर को उस बाजू में लिखना होता है जिस बाजू का टोटल कम है, योग कम है। देखिए कौन से साइड का योग कम है? विकलन बाजू का। तो हम विकलन बाजू में लिखेंगे 50,000 रुपये, और ये 50,000 रुपये को क्या माना जाएगा? शुद्ध लाभ। इसे क्या माना जाएगा? शुद्ध लाभ। अगर से इसका उल्टा हो जाए, मान के चलिए समाकलन 3 लाख है, विकलन आ गया 3,50,000, 3,50,000, तो 50,000 रुपये के अंतर रहेगा। लेकिन अब जो आधिक्य है, कहाँ का योग कम है? समाकलन का। तो फिर ये 50,000 समाकलन में लिखे जाएंगे, और ये समाकलन में 50,000 क्या नाम से लिखेंगे? शुद्ध हानि। तो इस तरीके से आपको आधिक्य निकालना पड़ता है। तो पहला हमने देखा व्यापार लेखा, जो वस्तु के उत्पादन से संबंधित था। दूसरा हमने देखा लाभालाभ लेखा, जो कार्यालय से संबंधित होता है। व्यापार लेखे में जो भी व्यय नहीं आते वो सारे व्यय कहाँ लिखने हैं? लाभालाभ लेखे में। अब हम तीसरे अंतिम जो हमारा लेखा है, लेखा नहीं है असल में, वो स्थिति विवरण है। मतलब आपके व्यापार की आर्थिक स्थिति बताता है वो, और ये पूरे वर्ष के लिए बनाया जाता है। दोनों चीज़ें, व्यापार लेखा और लाभालाभ लेखा, पूरे वर्ष के लिए बनाया जाता है, जबकि स्थिति विवरण पूरे वर्ष के लिए नहीं, एक किसी भी दिन के लिए। और वो दिन कौन सा होता है? आपके वर्ष का अंतिम दिन। जैसे हमारा वर्ष कब, वित्तीय वर्ष कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो तीसरा है स्थिति विवरण। इसे कुछ लोग कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। इसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, या फिर हम कहते हैं स्थिति विवरण, और इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस शीट। इसमें विकलन बाजू जो होता है उसमें लिखा जाता है देयता। यहाँ पे विकलन और समाकलन नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं देयता, जिसे हम कहते हैं दायित्व। जिसे हम क्या कहते हैं? दायित्व। और इधर संपत्ति। अब दायित्व या देयता क्या होता है? तो वो पैसा होता है जो हमारे व्यापार ने लोगों से लिया है, जो हमारे व्यापार को दूसरों को देना है, वो कहलाता है देयता या दायित्व। और संपत्ति वो चीज होती है जो हमारे व्यापार की खुद की है, या वो पैसा जो हमारे व्यापार को दूसरों से लेना है भविष्य में। तो देयता, और इस तरफ क्या लिखना है? संपत्ति। उसके कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूं। जैसे इसकी पहले इसके अगर से प्रकार देखोगे तो एक होता है स्थिर देयता। स्थिर देयता या स्थिर दायित्व। स्थिर देयता या स्थिर दायित्व किसे कहते हैं? वो देयता या फिर वो दायित्व जिसका भुगतान हमें लंबे समय में करना है। जिसका भुगतान हमें लंबे समय में करना होता है वो कहलाता है स्थिर देयता। उसका एक दो उदाहरण लिख देता हूं मैं। पूंजी हम जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल, या फिर हमने किसी बैंक से लोन कर्ज लिया वो, तो ये सब स्थिर देयता के उदाहरण है। अब अस्थिर देयता, अस्थिर देयता। अस्थिर देयता यानी क्या होता है? वो देयता या वो दायित्व जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर करना होता है। 1 वर्ष के अंदर करना होता है, उसको कहा जाता है स्थिर देयता। जैसे हमने किसी से माल उधारी पे खरीदा,
तो उसका जो भुगतान है हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के अंदर करना होगा, तो वो कहलाता है अस्थिर देयता। या फिर हमारे यहाँ कार्यालय में विद्युत बिल आया, उसका भुगतान आपको 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के अंदर करना है, तो ये सब क्या कहलाता है? अस्थिर देयता। अस्थिर देयता यानी वो दायित्व जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर करना होता है। संपत्ति में भी ऐसा ही होगा, एक होगा स्थिर संपत्ति। स्थिर संपत्ति, देखिए घबराइएगा मत, इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, वहां पे इन तीनों का प्रारूप आपको मिल जाएगा, सिर्फ आप अभी समझिएगा कि कौन से प्रारूप में क्या लिखना है। तो अभी हम बात करें संपत्ति की, पहले कौन सी? स्थिर संपत्ति। अब स्थिर संपत्ति क्या होती है? तो स्थिर संपत्ति यानी वो संपत्ति जिसको हमने व्यापार में खरीदा है लंबे समय तक उपयोग करने के लिए। इसका उदाहरण मान के चलिएगा कि आपके व्यापार के लिए आपने इमारत परचेज किया है, इमारत खरीदा है, उपकरण खरीदा है, उपकरण सामग्री जो होगी आपकी वो, तो ये सब हम लंबे समय तक उपयोग में लाने वाले हैं, ये कहलाती है स्थिर संपत्ति। फिर अस्थिर संपत्ति। अब अस्थिर संपत्ति यानी वो संपत्ति, जैसा हमने अस्थिर देयता देखा वैसे ही अस्थिर संपत्ति है। अस्थिर संपत्ति यानी वो संपत्ति कहलाती है जो 1 वर्ष के अंदर में रोक में रूपांतरित की जा सकती है, जो कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। 1 वर्ष के अंदर में जिस संपत्ति को आप रोक में रूपांतरित कर सकते हो, उन सभी संपत्तियों को कहा जाता है अस्थिर संपत्ति। उसका एक उदाहरण आप लिख सकते हो, रोक, बैंक में जो आपका बैलेंस होगा, बैंक आधिक्य, या फिर आपने जिनको उधारी पे माल बेचा जिसको हम कहते हैं अधमन, ये सब क्या है? अस्थिर संपत्ति है। और जैसे इन दोनों लेखे में हमने आधिक्य निकाला, वैसे स्थिति विवरण में कोई आधिक्य नहीं आता, याद रखिएगा। इसमें दोनों बाजू का जो योग है, जो दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आएगा, एक जैसा आएगा। इसमें किसी भी तरफ कोई आधिक्य नहीं आता। अगर से यहाँ 5 लाख रुपये है तो इधर भी 5 लाख होगा, ये इसकी खासियत है, इसमें कोई भी आधिक्य नहीं आता। अगर से आपका दोनों साइड का टोटल, दोनों तरफ, दोनों बाजू का योग अगर से आपका समान आता है तो समझिएगा कि आपका स्थिति विवरण या फिर आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। तो आज हमने क्या देखा? इसमें अंतिम लेखे, कितने लेखे बनाने हैं हमें? 3। कौन कौन से? व्यापार लेखा, लाभालाभ लेखा और स्थिति विवरण। इसके अलावा अगर से आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।